Welcome to this new chapter on extraembryonic membranes. ये चिक की extraembryonic membranes के बारे में ज़्यादा highlighted है. बाकी the same is the case with all types of animals as far as extraembryonic membranes are concerned. Now extraembryonic membrane ये वो membranes हैं जो उन अंडों में develop होती है जहाँ पर पीतक की मात्रा involved रहती है. उन सभी प्राणियों में जिनके अंडों में योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिनका डेवलपमेंट अंडे के खोल में पूरा होना होता है या फिर यूट्रस के अंदर होता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं. तो वो सब एनिमल्स जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनको एमनियोट्स कहते हैं, जिनके अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आती हैं. और वो सभी एनिमल्स जिनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं होता उनको एनएमनियोट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल दे आर फिश. नाउ ये सारे एनिमल्स जो फिश एंड एम्फीबियंस हैं, जो एनएमनियोट्स हैं, इनमें ब्लास्टोडर्म एक डिस्क के रूप में पाई जाती है और इस डिस्क का मिड पार्ट जिसे एरिया पेल्यूसिडा कहते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है. बाकी सारा पार्ट जिसे एरिया ओपेका कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहलाता है और इसी पार्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. और ये मेम्ब्रेन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं, उसको नरिशमेंट उपलब्ध कराती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सर्फेसेस उसको प्रोवाइड करती हैं. तो इन मेम्ब्रेन्स का अगर हम देखें तो इनका डेवलपमेंट एक्टोडर्म और मीजोडर्म की वजह से होता है. इनकी डेवलपमेंट विल स्टडी लेटर ऑन. There are at least 4 such membranes which are found in the animals. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 4 प्रकार की होती हैं और ये 4 होते हैं. कोरियन जो गैसेस एक्सचेंज के लिए फंक्शन करती है, एमनियन जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, योक सैक जो नरिशमेंट देती है और एलेंटॉइस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्पोजल में और गैसेस एक्सचेंज में भी काम आती है. इन्हीं सब मेम्ब्रेन्स के बारे में विस्तार से अब अध्ययन करेंगे. और इन मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट एक्चुअली ये सोमैटोप्ल्यूर और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के यूनियन की वजह से बनती हैं, इनसे इनका डेवलपमेंट होता है. सो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स: एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. एक्टोडर्म रिमेन्स एज सच, एंडोडर्म भी एज सच रहती है, जबकि मीजोडर्म स्प्लिट्स इनटू 2, सोमैटिक मीजोडर्म एंड स्प्लैंक्निक मीजोडर्म. सोमैटिक मीजोडर्म जब एक्टोडर्म के साथ कंबाइन करती है और एसोसिएशन में रहती है तो इट फॉर्म सोमैटोप्ल्यूरा, और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म जब एंडोडर्म के साथ कनेक्शन करती है तो इट फॉर्म्स स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा. एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज मेम्ब्रेन्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स. Now first talking about the formation of yolk sac. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले yolk sac का डेवलपमेंट होता है, तो लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट. जब ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाती है तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूर योक पार्टिकल्स के ऊपर फैलकर उसको पूरी तरह से घेर लेती हैं और योक सैक या फिर योक चेम्बर का निर्माण करती हैं. योक सैक के बाहर की तरफ मीजोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म पाई जाती है. एंडोडर्म योक के कांटेक्ट में रहती है. इसी टाइम एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा एम्ब्रियो की एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट करती है. एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली फोगट और मिड और हाइंड गट ये क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन मिड गट योक की तरफ से खुली रहती है. एम्ब्रियो की ये जो खुला हुआ पोर्शन है एक नैरो स्टॉक के द्वारा योक सैक या योक चेम्बर से जुड़ा के रहता है. इसके अंदर आप पूरा ये डायग्राम देख सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन, यहाँ योक सैक बिल्कुल डोमिनेंट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योक सैक ओनली.
This shows the formation of somatopleure and splanchnoplure. So we were talking that embryo की मिड गट, यहाँ पे एक नैरो स्टॉक पाया जाता है जो योक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको योक स्टॉक कहते हैं। योक सैक की एंडोडर्मल सरफेस से बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेप्टा का डेवलपमेंट होता है जो योक सैक में धंस कर योक का डाइजेशन करते हैं। योक के डाइजेशन के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं वो एंडोडर्मल सेल्स द्वारा सिक्रीट की जाती हैं। योक सैक का एंडोडर्मल और ये डाइजेस्टेड योक का एब्जॉर्प्शन करना, ये इन एंडोडर्मल सेल्स का काम होता है। वाइट लाइन वेन्स एम्ब्रियो को सप्लाई करता है। इसी समय तक स्प्लैंक्नोप्ल्यूर बहुत ज़्यादा वैस्कुलर हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। इसमें डेवलप हो रही ब्लड वेसल्स मिल करके वाइट लाइन वेन्स और वाइट लाइन आर्टरीज़ का निर्माण करती हैं। वाइट लाइन वेन्स डाइजेस्टेड योक को एब्जॉर्ब करके योक स्टैक्स होती हुई साइनोसिनोसिस में जाके खुलती है। अब तक एम्ब्रियो के हार्ट का डेवलपमेंट भी हो चुका होता है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा, एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन द्वारा एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स में योक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है वैसे वैसे योक की मात्रा घटने लगती है, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। योक सैक या योक चेम्बर में जो सेप्टा है उसकी गहराई भी ज़्यादा होती जाती है और योक सैक योक के यूटिलाइज होने के साथ साथ उसका अमाउंट कम होता जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एग में जो स्टोर्ड एल्ब्यूमिन होता है वो भी गाढ़ा हो जाता है और उसका अमाउंट भी घटने लग जाता है। एलेंटॉइड्स के डेवलपमेंट की वजह से इस योक सैक के नीचे एलेंटॉइड्स के डेवलपमेंट की वजह से इसे योक सैक के नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब योक की मात्रा लगभग ख़त्म हो चुकी है बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट ऑल यूज्ड अप। योक सैक इस एल्ब्यूमिन को एक्सेप्ट कर इसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन के मीडियम से एम्ब्रियो को भेज देता है। इंक्यूबेशन पीरियड जब ख़त्म हो जाता है उसके जस्ट पहले ऑलमोस्ट 10वें दिन योक सैक को एम्ब्रियोनिक एब्डोमिनल एरिया के अंदर खींच लिया जाता है और इसे एम्ब्रियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। So this is how the yolk sac forms and during development it is used. A function of yolk sac. Yolk sac का function basically तो digestion होता है क्योंकि yolk nutrient के रूप में function करता है और embryo को nourishment देता है। तो प्राइमरीली रोक रेजोवायर होता है। ये रेस्पिरेशन के भी काम करता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, और मार्सुपियल्स के अंदर योक सैक और कोरियन दोनों मिलकर योक सैक प्लासेंटा या कोरियो वाइट लाइन प्लासेंटा बनाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मेम्ब्रेन्स, हम दोनों की बात करते हैं एमनियन की और कोरियन की, बिकॉज बोथ ऑफ देम फॉर्म इन कनेक्शन विद वन अनदर। दोनों का डेवलपमेंट लगभग साथ साथ होता है, सो वी स्टडी इट टुगेदर। इंक्यूबेशन के लगभग 30 घंटे के बाद 30 घंटे के बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूर एम्ब्रियो के ऊपर डबल फोल्ड के रूप में डेवलप होकर के इन दोनों मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट करती हैं। इनिशियली ये डेवलप होने वाले ये जो एम्ब्रियो है इसका सिर थोड़ा योक की ओर धंसा रहता है। ठीक उसी टाइम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूर जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है, सिर के सामने एक डबल वॉल्ड या डबल फोल्ड के रूप में डेवलप होता है जिसे हेड फोल्ड कहते हैं। धीरे धीरे ये फोल्ड ग्रोथ अंडरगो करता है और सेमी सर्कुलर हो करके एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ डेवलप होने लग जाता है। इसी टाइम लेटरल एरियाज़ में भी फोल्ड्स डेवलप होते हैं जिनको लेटरल फोल्ड्स कहते हैं, और ये फोल्ड्स
एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। साथ ही साथ कॉर्डल एंड पे भी टेल फोल्ड डेवलप होता है। ये जो टेल फोल्ड है ये सभी फोल्ड्स के साथ मिल करके पूरी तरह से भ्रूण के ऊपर या एम्ब्रियो के ऊपर फैल जाते हैं। ये सभी फोल्ड्स एम्ब्रियो के ऊपर फैल करके आपस में मिल जाते हैं और एम्ब्रियो को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। सो एम्ब्रियो इज़ नाउ अंडर प्रोटेक्शन ऑफ 2 or 3 मेम्ब्रेन्स। सारे फोल्ड्स आपस में मिल करके सेरोएम्नियोटिक कनेक्शन बनाते हैं। बिकॉज ऑल दीज कनेक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एंड प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्योंकि ये जो फोल्ड सेरोएम्नियोटिक कनेक्शन सबसे बाद में डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो का ज़्यादा भाग अभी तक ढक चुका होता है। सभी एम्नियोटिक फोल्ड डबल वॉल्ड हो जाते हैं और इन फोल्ड्स में इनका जो भारी लेयर है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ मीजोडर्म के बने रहते हैं। कोरियन का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे इन फोल्ड्स के अंदर की तरफ, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसकी भारी मीजोडर्म और अंदर की तरफ एक्टोडर्म पाई जाती है, ये एम्नियोट्स के डेवलपमेंट में होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स, बाहरी कोरियन और अंदर वाली एम्नियन के बीच में अब एक कैविटी पाई जाती है जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम कहते हैं। सो धीरे धीरे सेरोएम्नियोटिक ये पोर्शन है डाइल्यूट हो जाता है और दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अंदर की झिल्ली एम्नियन और एम्ब्रियो के बीच में एक नैरो सी कैविटी पाई जाती है जो अंदर की तरफ एक्टोडर्म और एक्टोडर्म द्वारा लाइन होती है। इसको एम्नियोटिक कैविटी कहते हैं। इस एम्नियोटिक कैविटी में एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो सेलाइन होता है और एम्नियोटिक फ्लूइड इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ वाटरी प्रोटेक्शन। इस एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एम्ब्रियो तैर रहा है। कोरियन बाहर की तरफ से फैल करके और योक सैक चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। सो द एम्ब्रियो इज़ नाउ कवर्ड विथ एम्नियन, कोरियन एंड योक सैक। तीनों का ऑफ कोर्स काम बराबर चलता रहता है, योक सैक बीइंग डाइजेस्टेड पार्शियली and finally being completely digested, amnion and chorion doing their particular work. amnion और chorion के बीच जो कैविटी डेवलप होती है, कोरियोनिक कैविटी या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम कहते हैं, ये सभी डेवलप हो चुकी होती हैं। सभी मेम्ब्रेन्स केवल अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा ही एम्ब्रियो से जुड़ी रहती है। नाउ फंक्शन ऑफ एम्नियन एंड कोरियन। कोरियन एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और एलेंटॉइस के साथ मिल करके एम्ब्रियो के रेस्पिरेशन का भी काम करता है। एम्नियन एक पॉन्ड की तरह होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है और प्रोटेक्टेड रहता है। ये एम्ब्रियो को ड्राइंग एंड डेसिकेशन से बचाता है। एम्नियोर और एम्नियोटिक कैविटी में फ्लूइड रहता है जिसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एम्नियन एक शेल की तरह काम करता है और एम्ब्रियो को रगड़ से बचाता है। एम्नियोटिक एल्ब्यूमिन के एम्नियन एल्ब्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है और डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस में एम्नियन की मीजोडर्म मसल सेल्स का डेवलपमेंट करती हैं जो सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर रेगुलरली एम्नियोटिक फ्लूइड को हिलाती रहती है। ये एम्ब्रियो के अंदर सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करता है। देन एम्नियन जो इरेगुलर टेम्परेचर चेंजेस आते हैं उनसे भी एम्ब्रियो की रक्षा करता है। नाउ द लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज नोन एज एलेंटॉइस। इंक्यूबेशन के लगभग 3rd डे पोस्ट गट का निचले सरफेस पर प्रेजेंट स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से बाहर की तरफ मीजोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म एक थैलीनुमा हेयर लाइक प्रोसेस डेवलप करती है। इसे एलेंटॉइस कहते हैं। एलेंटॉइस बहुत तेज़ी से डेवलप करता है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम में फैल जाता है और जल्दी ही उसे भी पूरी तरह से भर लेता है।
टेम्परली इसका डेवलपमेंट होता है इनिशियली तो स्टोरेज ऑर्गन के रूप में। ये एमनियन और कोरियन की इस बात से बिल्कुल डिफ़र करता है कि इसका जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियो के पार्ट से होता है। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट इंट्रा एम्ब्रियोनिक होता है, जबकि इसका डिस्टल पार्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होता है। जब ये मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम में फैल जाती है तो इस एलेंटॉइस की स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म कोरियन की अंदर वाली सोमैटिक मेसोडर्म के साथ मिल करके एलेंटोकोरियन का निर्माण करती है। एलेंटोकोरियन एक एल्बुमिन के चारों तरफ फैलकर उसे अपने अंदर भर लेता है और वह इस तरह से एल्बुमिन सैक बन जाता है। एलेंटॉइस एक हॉलो स्टॉक के द्वारा एम्ब्रियो की पोस्टीरियर गट से जुड़ा रहता है, जिसको एलेंटॉइक स्टॉक कहते हैं। एलेंटॉइक स्टॉक की ये डबल मेसोडर्म बहुत ज़्यादा वैस्कुलर हो जाती है और इसमें ब्लड वेसल्स का एक पूरा रेटिकुलम पाया जाता है, जाल पाया जाता है। ये ब्लड सेल्स एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन से एलेंटॉइक आर्टरीज और एलेंटॉइक वेन्स द्वारा जुड़ी रहती हैं और ये आर्टरीज और वेन्स एलेंटॉइक स्टॉक द्वारा एम्ब्रियो के बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं। एलेंटॉइक स्टॉक और योक स्टॉक मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जब ख़त्म हो जाता है तो एलेंटॉइस पूरी तरह से एम्ब्रियोनिक बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एलेंटॉइस के फंक्शन, ये एम्ब्रियो के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करता है। इसमें यूरिक एसिड भी स्टोर किया जाता है इसके द्वारा। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करता है। देन ब्लड वेसल्स से ये पूरी तरह से युक्त रहता है और एलेंटोकोरियन एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। ये एल्बुमिन के एब्जॉर्प्शन में भी सहायक होती है। सो इन दिस वे वी सी द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज 4 मेम्ब्रेन्स। चारों मेम्ब्रेन्स एमनियोट्स में डेवलप होती हैं। ये एक लुक है, बाहर की तरफ शेल है, उसके साथ लगता हुआ कोरियन, जिसकी वजह से हमने बताया कि कोरियन शेल के साथ लग जाता है तो एम्ब्रियो को रगड़ से बचाता है। देन एमनियोटिक फ्लूइड, जहाँ पे एम्ब्रियो डिप्ड रहता है और किसी भी तरह के शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। देन एम्ब्रियो, यू सी अ सी शेप्ड एम्ब्रियो, एलेंटॉइस, देन वी हैव योक सैक जो धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है और इस तरह से ये 4 मेम्ब्रेन्स काम करती हैं। जस्ट अ क्विक रिवाइजल, चिक के अंदर या इनफैक्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, योक सैक, कोरियन, एलेंटॉइस एंड एमनियन। सबसे पहले योक सैक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लूर और एंडोडर्म और इनर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म आउटर साइड होता है। सबसे पहले योक सैक मिड गट के अंदर ओपन करता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है इसका मिड गट के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और एक योक सैक के रूप में रह जाता है। फाइनली अम्बिलिकल स्टॉक द्वारा ये कनेक्टेड रहता है। योक सैक का काम होता है योक को डाइजेस्ट करना और प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करना एम्ब्रियो की तरफ। योक सैक के ऊपर ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है और एरिया वेस्कुलोसा बनता है। देन एमनियन फॉर्मेशन 30 घंटे बाद इंक्यूबेशन की स्टार्ट होती है और ये सोमैटोप्लूर की वजह से बनती है और सोमैटोप्लूर जब फोल्ड कर जाता है तब इसका डेवलपमेंट होता है। एमनियन का बेसिक जो प्रोसेस है वो हेड फोल्ड और टेल फोल्ड को बनाता है, साथ ही में लेटरल फोल्ड्स भी होते हैं। सारे फोल्ड्स मिलकर के एम्ब्रियो प्रॉपर को सी शेप्ड लुक देते हैं। देन वी हैव कोरियन। कोरियन का बाहरी आँख एक्टोडर्म के साथ होता है और भीतरी आँख ये मेसोडर्म के साथ बनाता है। एमनियन और कोरियन के बीच में जो स्पेस है कोरियोनिक कैविटी बनाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही वो एलेंटॉइस के ग्रोथ की स्पेस भी देता है।
कोरियन बाद में जाकर के शेल मेम्ब्रेन के पास क्लोजली प्रेस करता है और इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज अलाउ करता है। एमनियन और कोरियन मैमल्स में ये बॉडी फोल्ड की वजह से डेवलप होते हैं योक सैक से। टेल फोल्ड हेड फोल्ड से ज़्यादा ग्रो करता है। दिस इज़ अ कंप्लीट एम्ब्रियो विथ ऑल द फोल्ड्स। ये देखिए, एक तरफ हेड फोल्ड है, एक तरफ टेल फोल्ड है। एम्ब्रियो के ठीक ऊपर वी हैव द एमनियोटिक कैविटी। उसके बाद वी गेट द कोरियन। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं योक, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, योक कंज्यूम होता जाता है और योक एक स्टॉक के रूप में रह जाता है। एंड दिस इज़ हाउ द 4 different membranes known as yolk sac, amnion, chorion and allantois develop and show their participation functionally in a developing embryo. Thank you.